आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो पित्त के 5 भेद हैं, जो पित्त के भेद हैं उनको। तो पिछले लेक्चर में अपन ने जो पित्त था उसके जो बेसिक्स देख लिए थे कि जैसे पित्त की निरुक्ति, पित्त की व्युत्पत्ति क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है, और उसके बाद इसके जो गुण थे उसका श्लोक, सैंस नेम उष्णम तीक्ष्णम च द्रवमलम शरम कटु, ये इसके गुण देख लिए थे, इसके श्लोक। और उसके बाद सामान्य कर्म देख लिए थे जो आपको याद करनी है, इंपॉर्टेंट है, ये देख लिए थे। और पित्त के जो स्थान भी देख लिए थे। प्रीवियस वीडियो जो पार्ट 1 के नाम से मैंने डाला है, पित्त दोष पार्ट 1 के नाम से, वो आप देख सकते हैं, चैनल पे मिल जाएगा। प्लेलिस्ट भी बना दी है मैंने क्रिया शरीर के नाम से। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो अपन बात करने वाले आज, वो है पित्त के भेद। तो पित्त के 5 भेद होते हैं और इसमें जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ वो बहुत ही लिमिटेड है। मतलब अगर आपको कम से कम पढ़ना है तो इतना पढ़िए। इसमें आपको फिजियोलॉजी में अगर पित्त का क्वेश्चन आएगा तो वो हो जाएगा, चरक में आएगा, मतलब संहिता अध्ययन में आए चाहे फिजियो में आओ, वो हो जाएगा मिनिमम से मिनिमम। इससे ज़्यादा आपको पढ़ना है तो आप बुक से पढ़ सकते हैं। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। पित्त, पित्त के भेद। तो पित्त के 5 भेद होते हैं। पित्तम पंचात्मकम, पित्त 5 होते हैं, रंजक, पाचक, आलोचक, साधक और ब्राजक। ये पित्त के 5 भेद होते हैं। पित्त के भेद का श्लोक भी आप बुक से याद कर सकते हैं, वरना डायरेक्ट सीधे नाम याद रखिए। तो पहला कौन सा है? रंजक पित्त। तो रंजक पित्त के बारे में, इसका स्थान कौन सा होता है? यकृत और प्लीहा। अष्टांग हृदय ने रंजक पित्त का स्थान आमाशय में बताइए। आपको जनरल बातें याद रखना है, जबकि सुश्रुत ने रंजक पित्त का स्थान कहाँ बताया? यकृत और प्लीहा में। रंजक पित्त क्यों कहते हैं? ये जो रक्त को रंगने वाला होता है, मतलब रक्त का जो लाल रंग है वो रंजक पित्त के कारण होता है। इसके बारे में भी अपन और पढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा इसका नाम रंजक पित्त क्यों है। रंजक पित्त के कर्म है, तेषां रसानां सर्वेषां मनुजानां यदुच्यते पीतोष्णं स रागेण रसो रक्तम गच्छति। ये इसके कर्म है। मनुष्य में जो रसों का अपना तेज है, उस तेज अथवा पित्त की उष्मा के रंजन से रस रक्तता को प्राप्त होता है। मतलब कि मतलब जो मनुष्य में जो रस है, जो रस धातु है, उसका तेज और पित्त की उष्मा मिलकर जो रस है उसके रंजन से रक्त का निर्माण होता है। और आपको जो धातुओं का निर्माण होता है उसका भी आपको कर्म याद होगा। जैसे रस, रस से बनता है रक्त, और रक्त से बनता है मांस, और मांस से फिर मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये बनते हैं। तो रस धातु से कौन से धातु की उत्पत्ति है? रक्त धातु की। तो इसमें कहते हैं कि जो रस धातु है उसके तेज और पित्त की जो उसमें उसको मिलके, और जो रक्त है वो रक्तता के मतलब लाल रंग को प्राप्त होता है, वो किसके कारण होता है? रंजक पित्त। तो यहाँ जो कौन से पित्त के कारण रक्त का जो वर्णन होता है, रक्त को रंगा जाता है रंजक पित्त के कारण, यह है इसका मतलब। उसके बाद है कि रस का कुछ अंश जो अपने विशेष रासायनिक संगठन के कारण रस का तेजस अंश कहलाता है। पित्त की विशेष प्रकार की पाक क्रिया के द्वारा रक्त में परिवर्तन हो जाता है। यही कि रस जो रक्त में कैसे परिवर्तित हो जाता है। तो ये है रंजक पित्त। और दूसरा उसके बाद आता है साधक पित्त। हृदयं तिष्ठति यत् सुदं रक्तम ईषत् सपीतकम ओजः शरीरे संख्यात स्तनासाद न विनश्यति। यह है साधक पित्त के स्थान और इसके कर्म। तो क्या है? हृदय है वो साधक पित्त का स्थान है। हृदय को साधक पित्त का स्थान बताया गया है। ये आप हृदय को साधक पित्त का स्थान बताया गया है, ये आपको याद रखना है। हृदय में जो भी कुछ लाल पीला सा पदार्थ रहता है वह वो ओजस है, इसे साधक पित्त कहते हैं। मतलब आयुर्वेदिक की टर्मिनोलॉजी में जो साधक पित्त है उसका स्थान है हृदय। आपको बस इतना याद रखना है। और इसके कर्म क्या होते हैं? प्रभा, मेधा, प्रसाद, ये प्राकृतिक पित्त के कर्म है। कौन से? साधक पित्त के। अकुपित प्राकृतिक या साधक जो पित्त है वो सूरता, हर्ष, प्रसन्नता आदि क्रियाओं का संपादन करता है। मतलब शरीर में जो सूरता आती है, व्यक्ति में वीरता आती है, खुश रहता है, प्रसन्न, हर्षता, इन क्रियाओं किसके कारण होती है? हृदय। क्योंकि हृदय को अपन चेतना का भी तो स्थान मानते हैं, चेतना का भी। और ये मर्म प्रदेश भी है। और जो साधक पित्त है तो ये कहाँ रहता है? पित्त तो वैसे जैसे वात पित्त कफ है, जैसे संपूर्ण शरीर में रहते हैं। और इनके जैसे पित्त के आमाशय, इनके जो कुछ आमाशय ग्रहणी, इनके फिक्स स्थान है, लेकिन इनके कर्म के आधार पर इनके अलग अलग स्थान भी है। जैसे साधक पित्त है तो ये कहाँ रहता है? हृदय में। तो आपको अगर डायरेक्ट एमसीक्यू में क्वेश्चन है कि साधक पित्त का स्थान क्या, तो आपको क्या लिखना है? हृदय। उसके बाद कुपित या जो विकृत साधक पित्त है वो भय, क्रोध, मोह आदि का कारण होता है। मतलब ये पित्त, जैसे पित्त है वो पित्त दोष दूषित हो गया तो उसके जो भेद है, मतलब जो रंजक ब्राजक, वो भी दूषित होंगे। और अगर उसमें से सिर्फ ये जो साधक पित्त कुपित हो गया या विकृत हो गया तो इसके कारण व्यक्ति में भय, क्रोध, ईर्ष्या, मोह आदि उत्पन्न होंगे। और ये किसके कारण होंगे? साधक पित्त के कारण। तो अपन ने दो पढ़ लिए, पहला है रंजक पित्त और दूसरा है साधक पित्त। तो आपको रंजक पित्त का स्थान याद रखना है, कौन सा? यकृत और प्लिया। और अष्टांग हृदय में पूछे तो आमाशय ने बताया है ये। और इसका नॉर्मल, ये इसका काम क्या है ये। उसके बाद आप साधक पित्त है तो साधक पित्त का आपको स्थान याद रखना है। साधक पित्त का स्थान है हृदय। और इसका ये आप कोटेशन याद रख लीजिए। और इसके क्या कर्म होते हैं? प्रभा, मेधा, प्रसाद, प्राकृति,
प्राकृतिक पित्त के कर्म है। उसके बाद जो थर्ड आता है आलोचक पित्त, इसको आपको याद रखना है, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि आलोचक पित्त का वर्णन करो, आलोचक पित्त के प्रकार लिखते हुए इसका स्थान और वगैरह लिखो। अगर डायरेक्ट पित्त से क्वेश्चन नहीं आया तो अलग आलोचक पित्त डायरेक्ट पूछ लेते हैं। तो आलोचक पित्त का स्थान कौन सा है? नेत्र। आलोचक, आलोचन, लोचन मतलब जो नेत्रों से संबंधित हो, तो इसका स्थान क्या है आलोचक पित्त का? नेत्र। नेत्रों में जो पाया जाता है, यहाँ जो नेत्रों में जो अग्नि है, जो पित्त है, वो कौन सा है? आलोचक पित्त। और इसका कर्म क्या है? देखना, मतलब अपन जो भी कुछ देख पाते हैं, जो भी कुछ देख पाते हैं वो किसके कारण होता है? आलोचक पित्त के कारण। जो आचार्य भेल है, ये आप नाम याद रखिए, जो आचार्य भेल हैं इन्होंने आलोचक पित्त के दो प्रकार बताए। प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन आ चुका है कि आलोचक पित्त के जो भेद हैं, चक्षु विशेषी, बुद्धि विशेषी, किसने बताए? तो आचार्य भेल ने बताए। क्योंकि जनरली अपन आचार्य सुश्रुत, चरक या ज़्यादा से ज़्यादा वाग्भट यही याद रखते हैं कि इनमें से कोई होगा, लेकिन आलोचक पित्त के जो प्रकार बताए हैं वो आचार्य भेल ने बताए। कौन कौन से बताए? चक्षु वैशेषिक और बुद्धि वैशेषिक, ये दो बताए हैं। ठीक है। तो चक्षु वैशेषिक जो आलोचक पित्त है वो कौन सा होता है? नेत्रों के द्वारा वस्तुओं को देखकर उसमें जो परस्पर भिन्नता का ज्ञान हमको होता है, वह चक्षु वैशेषिक आलोचक पित्त के कारण होता है। जैसे मतलब देख लीजिए, जैसे प्रत्येक वस्तु को देखकर उसमें उनमें वर्ण, आकार, स्थिति आदि के अंतर का ज्ञान चक्षु वैशेषिक जो पित्त है वो करवाता है। कोई भी दो ऑब्जेक्ट पड़े हैं, वस्तुएं पड़ी हैं, जैसे दो गेंद पड़ी हैं, एक लाल कलर की है, एक येलो कलर की है, तो उसमें बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी है, उसकी मतलब कलर क्या है, कितनी दूर है, उनकी साइज शेप कैसी है, उनके ऊपर क्या डिजाइनिंग की गई, ये सारी जो मतलब उनके अंदर जो भेद करवाता है ना, वो कौन सा करवाता है? चक्षु वैशेषिक। उसके बाद है बुद्धि वैशेषिक पित्त। तो बुद्धि वैशेषिक जो आलोचक पित्त है वो, तो बुद्धि वैशेषिक पित्त का स्थान मैंने जो भ्रुवों के मध्य स्थित श्रृंगाटक मर्म है। जो अपने यहाँ पर जो श्रृंगाटक मर्म है, आप एना में पढ़ चुके होंगे। मैं यहाँ पर डायरेक्ट पीडीएफ है उन्होंने, मैं कोशिश करता हूँ कि हाँ जब मैं एडिट करूँगा तो इसमें लगा दूंगा इमेज, तो उसमें आपको पता लग जाएगा श्रृंगाटक मर्म कौन सा होता है। तो जो श्रृंगाटक मर्म है वहाँ पर पाया जाता है बुद्धि वैशेषिक। ये इसका कर्म अत्यंत सूक्ष्म अर्थों को ग्रहण करके उन्हें धारण करना है तथा धारण किए गए अर्थों को समय पर उपस्थित करना है। इसका मतलब क्या है? से जो सूक्ष्म ज्ञान है, तर्क, विवेक की जो निर्णय की जो अपने को क्षमता प्रदान करता है वो होता है बुद्धि वैशेषिक। फॉर एग्जांपल जैसे कोई कठिन प्रश्न है तो आपको मतलब उसको समझना है, कोई मैथ की इक्वेशन सोल्व करनी है, फिजिक्स का न्यूमेरिकल सोल्व करना है, तो उसमें जो सूक्ष्म ज्ञान है, तो सूक्ष्म ज्ञान के बीच में सही गलत का कि ये सही है, ये न्यूमेरिकल गलत है, नहीं ये इसमें इक्वेशन लगेगी, जो आप सूक्ष्म ज्ञान जो कर पा रहे हो, जो बुद्धि के आधार पर जो कुछ भी आप जो निर्णय ले पा रहे हो, जो सही गलत में भेद कर पा रहे हो, वो किसके कारण है? बुद्धि वैशेषिक पित्त के कारण, जो आलोचक पित्त के कारण। तो आप इसको समझ गए होंगे। तो अगर बुद्धि वैशेषिक आलोचक पित्त है तो इसमें अगर ये दूषित हो जाए तो क्या होगा? जो आपकी जो मेमोरी पावर है वो कम होगी, आपको जैसे भ्रम होने लगेगा, भ्रम के बाद आपकी जो निर्णय शक्ति है, निर्णय शक्ति वो भी कम होने लगे, मतलब जो जो काम में ही आ रहा था उन एक्टिविटीज में कम आएगी, आपकी जो मेमोरी है, जो स्मृति है, वो भी कम होने लगेगी। तो ये इसके कर्म है। तो नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं। उसके बाद है ब्राजक पित्त। ब्राजक पित्त को देखते हैं। तो ब्राजक पित्त का स्थान कौन सा है? त्वचा। ये आपको इनके स्थान तो याद रखनी है। तो ब्राजक पित्त का स्थान कौन सा है? त्वचा। उसके बाद जो ब्राजक पित्त है, तो आप इसका कोटेशन वैसे तो पूरा देख सकते हैं बुक से, बाकी आप इसका याद रख सकते हैं। त्वक स्तंभ ब्राजकम ब्राजना त्वच है। ये अष्टांग हृदय का सूत्र स्थान है, कोटेशन की एक लाइन है। तो इसका मतलब आप समझा दें कि जो अविकृत या प्राकृत जो ब्राजक पित्त है वो शरीर के ताप को सम मात्रा में रखता है। मतलब ब्राजक पित्त का जो मुख्य कर्म क्या है? वो शरीर के ताप को मेंटेन रखना और त्वचा के वर्ण को प्राकृत अवस्था में रखना, मतलब स्किन को गुड कंडीशन में रखना। त्वचा में रहकर शरीर की प्रभा को प्रकाशित करने वाले पित्त को ब्राजक पित्त कहते हैं। उसके बाद जो मर्दन, सेचन, अवगाहन, लेपन आदि क्रियाओं में द्रवों को पचाना। आप इस पॉइंट को ध्यान से देखिए, ये जो है इसमें आपको जो ब्राजक पित्त है वो ढंग से समझ आएगा। जैसे जो मर्दन के अपन अष्टांग में चरक में पढ़ेंगे, मर्दन, सेचन, जो अवगाहन, लेपन है, जैसे चंदन का और भी जो द्रव्य हैं, शीतल द्रव्य, उष्ण द्रव्य, उनका लेपन वगैरह करते हैं, तो वो स्किन में जाकर इफेक्ट कैसे करते हैं, मतलब उनका जो मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, उनका पाचन कैसे होता है, वो बॉडी में एंटर कैसे करते हैं, तो उनका जो पाचन है तो वो कौन सा करता है? वो ब्राजक पित्त करता है, ब्राजक पित्त करता है। तो आप इसको आराम से ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर जैसे लेपन वगैरह स्किन के ऊपर लगाएंगे तो उनका पाचन वगैरह करने के लिए जो पित्त है या जो भी उसमें है वो बहुत इनके नियर बाय होने चाहिए तभी पाचन होगा। तो स्किन के जस्ट नीचे इनका जो ब्राजक पित्त है उसका स्थान है। तो ये आप त्वचा में इसको मान सकते हैं, त्वचा के नीचे। उसके बाद है छाया का प्रकाशन करना। इसके विपरीत कर्म विकृत के, मतलब अगर ये विकृत हो जाएगा तो इसके बिल्कुल विपरीत कर्म होने लग जाएंगे, जो पाचन वगैरह ये नहीं होगा। उसके बाद है पाचक पित्त। पाचक पित्त जनरली अपन पित्त को क्या ही समझते हैं? पाचक पित्त ही समझते हैं नॉर्मली। तो इसका स्थान क्या है? पक्वाशय तथा अमाशय के मध्य।
अब मैं इसमें कुछ कोटेशन नहीं बता रहा इनके पाचक के, इनके डायरेक्ट जो अष्टांग और चरक में डायरेक्ट एक कोटेशन दिए हैं, आप उनको याद कर सकते हैं। लेकिन यहाँ अगर आप कोटेशन इनके गुण कर्म और स्थान और वो निरुक्त ऋतु याद कर लें, इनके आप नाम और इनके हिंदी में ही मिनिमम से मिनिमम इतना याद रखें। कोटेशन अगर आप चाहें तो मैं एक PDF और अपलोड करूँगा टेलीग्राम चैनल पर, तो आप वहाँ से कंप्लीट जैसे जो भी कोटेशन से बहुत मतलब अच्छे नोट्स हैं वो भी देख सकते हैं। बाकी ये हैं, आपको एग्जाम में इतना तो लिखना ही है ताकि आपको कम से कम पासिंग मार्क्स में दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप इतना भी लिखते हैं, इनके जो भेद हैं उनके अगर कोटेशन नहीं लिखते हैं, स्थान और कर्म भी ढंग से लिखते हैं तो भी। उसके बाद पक्वास है तथा आमाशय के मध्य, पक्वास है और आमाशय, तो इसको जनरली जो गृहिणी का स्थान है वो भी बोलते हैं। तो इसका कर्म क्या है, चारों प्रकार के अन्न, जो चरक संहिता में अपने को 4 प्रकार के अन्न बताए गए हैं, जैसे पान, असन, भक्ष्य, लेह, जिसको पिया जाता है, जिसको खाया जाता है, जिसको जैसे चबाया जाता है, जिसको चाटा जाता है, लेह। जैसे कि च्यवनप्राश वो लेह में आता है। इन सब का जो पाचन करता है आमाशय में या गृहिणी में, वो कौन सा होता है, पाचक पित्त। आहार के पाक अंश के सार भाग का अवशोषण होने देना तथा मल भाग को पृथक करना। तो पाचक पित्त का क्या कर्म होता है, जो आहार के जो पाक अंश के बाद जो सार भाग है उसका जो मेन न्यूट्रिएंट भाग है तो उसका अवशोषण करना, उसके मल भाग है उसको सार भाग से पृथक करना और पक्वाशय की तरफ ले जाना। पाचक पित्त की क्रिया ठीक प्रकार से हैं तो शरीर की समस्त क्रियाएं ठीक प्रकार से उतरेंगी, ये तो आपको बताइए। उसके बाद आयु, बल, वर्ण, स्वास्थ्य, उत्साह, पुष्टि, प्रभा, ओज को बनाए रखना, ये इसके कर्म है। मतलब जैसे जो आयु है, आयु को बनाए रखता है, शरीर में बल है, स्किन टोन है, स्किन का कलर है, अपनी हेल्थ है, उत्साह है, पुष्टि, प्रभाव, ओज, ये सबको बनाए रखने का कार्य किसका होता है, पाचक पित्त का। तो ये तो हो गए जो पित्त के जो भेद हैं। तो मैं अभी जैसे इसमें मैंने ज़्यादा नहीं लिखे हैं, बाकी अभी जैसे वीडियो में एडिट करूँगा तो उसमें इनके जो भी भेद हैं तो इनके मैं कोटेशन यहाँ लगा दूंगा, तो आप वो भी देख सकते हैं। अगर आपको टाइम है, आपके याद हो रहे हैं, तो मैं ज़रूर कहूँगा कि आप इनके कोटेशन को याद कीजिए, क्योंकि वात, पित्त, कफ और दोषों की 6 वर्दी के लक्षण, इनके तो आपको कोटेशन याद होने चाहिए। बाकी आप हिंदी में कर लें, क्योंकि BMS से बिना कोटेशन या श्लोक के तो काम चलने वाला है नहीं एग्जाम में। तो ये हो गए पित्त का हो गया। नेक्स्ट वीडियो में ये भी जो भी अपनी एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी एग्जाम में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उनमें जो जो टॉपिक हैं प्रीवियस ईयर में हमारे एग्जाम क्वेश्चन आए हैं तो उनसे रिलेटेड डालता रहूँगा। तो मैंने वात के वीडियो डाल दिए थे, ये पित्त के हैं, और कफ के भी डाल दूंगा। उसके बाद 206 वृद्धि के लक्षण और भी जो मर्म वगैरह, जो शारीर के वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनकी वीडियो डालता रहूँगा। बाकी आपके से रिलेटेड जो भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, और बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।